दृष्टि टीचिंग एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका पीवाईक्यू सेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस अभी प्रीवियस क्लास में किया था और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को और देखेंगे कि आखिर ईवीएस में जो पेडागोजी के सवाल किस तरीके से आते हैं और हमें उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने ये आज का पहला क्वेश्चन और इसे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह है, यानी कि शिक्षण करते हुए पाठ का उपयुक्त स्तर, यानी कि अगर कोई शिक्षक किसी पाठ को यानी कि किसी लेसन को शुरू करता है पढ़ाना और वो पाठ को पढ़ा रहा होता है तो उसके बाद उस शिक्षक को ये आकलन करना है कि अगर उसने वो पाठ पढ़ाया है तो आखिर बच्चों का क्या ही अगर बच्चों ने उस चीज को सीखा है, कैसे सीखा है, तो उसका अगर शिक्षक को आकलन करना है तो वह किस तरीके से आकलन करेगा। तो हमेशा मैंने आपको बताया था कि जो आकलन होता है वो 3 तरीके का होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आकलन रचनात्मक आकलन है। ठीक है, रचनात्मक आकलन है। ये आकलन जो होता है हमेशा अधिगम के दौरान किया जाता है, अधिगम के दौरान किया जाता है। ठीक है, जबकि एक योगात्मक आकलन होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, वो आकलन हमेशा है ना अधिगम समाप्त होने के बाद किया जाता है, जैसे कि अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, ये सारी चीजें। और जबकि रचनात्मक आकलन तो हमारा एनईपी जो है, एनईपी 2020 भी कहता है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहता है कि हमें रचनात्मक आकलन करना चाहिए। यानी कि जब हम कक्षा में किसी चैप्टर को पढ़ा रहे होते हैं तो अधिगम के दौरान ही हमें बच्चों का आकलन करना चाहिए, क्योंकि उस समय अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो बच्चा उसे तुरंत अपने कंफ्यूजन को पूछ करके दूर कर लेता है। तो हमेशा शिक्षण अधिगम के दौरान ही हमें क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों का किसी चैप्टर पढ़ाते वक्त विद्यार्थियों का आकलन करना चाहिए। अब हमारे पास अगला आता है, आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है। यानी कि आप एक ईवीएस के शिक्षक हैं और आपको क्या आकलन करना है, तो पर्यावरण अध्ययन परियोजना, यानी कि आपने ईवीएस से रिलेटेड अपने बच्चों को क्या दिया है, प्रोजेक्ट दिया है। ठीक है, तो आपने प्रोजेक्ट दिया है तो आपको उसी चीज का आकलन करना है। ठीक, तो और उसे शीघ्र पुनर्निवेश, यानी कि आपको फीडबैक तुरंत देना है ना, फीडबैक आपको क्या करना है, तुरंत देना है। यानी कि आप एक ईवीएस के शिक्षक हैं और आपने ईवीएस से रिलेटेड अपने बच्चों को क्या दिया है, तो एक प्रोजेक्ट दिया है और आपको बच्चों को तुरंत फीडबैक देना है कि अच्छा है आपका प्रोजेक्ट या बुरा है। तो इसमें से आप कौन से साधन को जो है प्रयोग करेंगे, कौन सा साधन प्रयोग करेंगे। क्या सहपाठियों का आकलन करेंगे, सहपाठी का मतलब जो विद्यार्थी आपस में जो है उनका आकलन करोगे, तो आप कहोगे नहीं। एक होता है क्रम निर्धारण मापन, तो ये भी आपका नहीं होगा। आप अवलोकन करोगे, यानी कि आप देखोगे, तो नहीं, देख करके तुरंत फीडबैक देना, ये नहीं। लेकिन जांच सूची यानी कि हम अगर जांच सूची के द्वारा अगर हम बच्चों को फीडबैक दे, है ना, तो जांच सूची के द्वारा अगर हम फीडबैक दे तो हम तुरंत उसे दे सकते हैं। जांच सूची का मतलब होता है चेकलिस्ट। क्या होता है, चेकलिस्ट। और चेकलिस्ट यानी कि इसमें हम यस या नो, ठीक है, तो आप जांच सूची के माध्यम से आप तुरंत सबसे जल्दी फीडबैक दिया जाता है। आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन का उद्देश्य करने का उद्देश्य है। यानी कि जब भी आपके प्रश्नों में आता है सीखने का आकलन, सीखने का आकलन यानी आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि ये आता है योगात्मक आकलन में, योगात्मक आकलन। जबकि एक होता है सीखने के लिए आकलन, यानी कि सीखने
के लिए आकलन, तो ये आपका आता है योगात्मक, ये आपका रचनात्मक आकलन में आता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इन शब्दों को आपको ध्यान से देखना होगा। अगर ये शब्द पर अगर आपने थोड़ा सा भी अगर ध्यान से देखा तो ये आपसे क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, यानी सीखने का आकलन करना है कि बच्चे ने कितना सीखा है, और हमेशा अधिगम जब खत्म होता है तब इस चीज का आकलन किया जाता है। तो शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें, यानी कि जब भी हम अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि भाई जितना अधिगम खत्म हुआ है आखिर बच्चे ने क्या ही उपलब्धि हासिल की है, यानी कि बच्चे ने कितना कुछ सीखा है, कैसे सीखा है। तो हमेशा जब लर्निंग प्रोसेस समाप्त होती है उसके बाद ये हमारा योगात्मक आकलन होता है, यानी सीखने का आकलन होता है, और ये हमेशा उपलब्धियों के विषय में, यानी बच्चा जैसे देखिए हम अगर कोई परीक्षा देते हैं तो या तो हम फेल होते हैं, या तो हम बहुत अच्छा नंबर लाते हैं, या तो हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो हम एक तरीके से एकदम मध्यम नंबर लेकर के आते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्रित करें। अब देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं यानी कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से कौन सा स्तर होगा। तो यहाँ पर आपको NEP 2020 में देखना है, तो उसमें देखो स्टूडेंट सबसे नीचे है ना बुनियादी स्तर आता है। ठीक है, फिर आपका प्राइमरी लेवल आता है, और हमेशा देखिएगा तो बुनियादी स्तर और प्रारंभिक, ध्यान रखिएगा, बुनियादी स्तर और आपका आरंभिक स्तर, इन दोनों को ही मिला करके क्लास फर्स्ट से लेकर के पूरा 5th तक इन्हीं दोनों स्तरों में आता है। मिडिल में तो नहीं आएगा, मिडिल में तो आप जानते हो 6th 7th है ना, तो ये आप कहोगे कि नहीं, मध्य नहीं होगा, आरंभिक और बुनियादी, यानी A और C जवाब आपका यहाँ पर सही। अगला देखिए, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से कौन सा प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो देखिए, प्रक्रिया कौशल से एक क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है। तो प्रक्रिया कौशल मतलब प्रोसेस स्किल जो है, क्या क्या आता है, तो पहला ही होता है अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना, ये प्रक्रिया कौशल है। फिर वर्गीकरण करना, ये भी प्रक्रिया कौशल है। पहचान करना, ये भी प्रक्रिया कौशल है। मानचित्रण करना, ये भी प्रक्रिया कौशल है। और भी है, जैसे कि ये सारी चीजें आपकी प्रक्रिया कौशल है। यहां तक कि परिकल्पना करना, ये भी प्रक्रिया कौशल है। ठीक है, तो ये सारे प्रक्रिया कौशल है। अब देखिए इसमें क्या चीजें थी, कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है कि जब ये मुश्किल लग रहा है कि 1 जनवरी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस समय भी जो आयोग ने, अब वो कैसे आंसर दिया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आयोग ने क्या दिया था, तो आयोग ने परिकल्पना की जांच करना, इसको प्रक्रिया कौशल नहीं माना था। यानी कि आयोग ने उत्तर दिया था ये, लेकिन हम इस पर चर्चा ये करेंगे क्योंकि तथ्यों को अनुस्मरण करना, यानी किसी फैक्ट को अनुस्मरण करना, ये आपका क्या है, प्रक्रिया कौशल नहीं है। जबकि आयोग ने जो उत्तर दिया था परिकल्पना की जांच करना, जबकि परिकल्पना की जांच करना, हाइपोथेसिस को की जांच करना, ये भी प्रक्रिया कौशल में आता है। ठीक है, तो आप सीधे कहोगे कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा प्रक्रिया कौशल नहीं है, तो ये वाला नहीं है। आगे देखिए, थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है। तो देखो एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि भाई एकीकृत विषय के रूप में आपका होना चाहिए कौन, तो भाई आपका ईवीएस सब्जेक्ट। इसमें पूरे 6 थीम रखे गए, जिसमें से पहला थीम था परिवार एवं मित्र, और दूसरा थीम कौन सा था,
तो दूसरा थीम था आपका भोजन, तीसरा थीम था यात्रा, चौथा आपका जल थीम था, और भी आपका चीजें जो हम बनाते हैं करते हैं, परिवार एवं मित्र, 5 थीम, और एक है आश्रय। ठीक है, ये सब आपके क्या थे, थीम थे। तो आश्रय हो गया आपका, तीसरा हो गया जल हो गया, और जल के साथ आपका चौथा हो गया भोजन हो गया, है ना, और पांचवी जो आपकी चीजें जो हम बनाते हैं, चीजें जो हम बनाते हैं करते हैं, बनाते हैं करते हैं, ठीक है, ये हो गया। और एक थीम आपका कौन सा है, तो जल, भोजन, और छठवां है यात्रा। अब इनमें परिवार एवं थीम में 4 आपके उप थीम है। कौन कौन, तो आपका पशु, पौधे, पौधे, और आपका संबंध, और साथ में आपका कार्य एवं खेल, है ना, खेल कूद एवं कार्य। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा उप थीम है, तो कार्य एवं खेल आपका उप थीम है, जबकि भोजन थीम है, जल थीम है, हमारा आश्रय थीम है, और चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अब निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है, ठीक है, तो देखिए जो प्रश्न 2 तरीके के होंगे, एक अपसारी प्रश्न होता है, अपसारी प्रश्न होता है, और एक अभिसारी प्रश्न होता है, अभिसारी प्रश्न होता है। अपसारी प्रश्न को बहुत सोचना पड़ता है, यानी कि ये मुक्त अंत के प्रश्न होते हैं, है ना, मुक्त अंत प्रश्न होता है, यानी ओपन इंडेड क्वेश्चंस होते हैं, है ना, ओपन इंडेड क्वेश्चन होता है, जबकि ये क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन होता है, यानी कि जिसका जवाब आपको यस या नो में मिल जाए, लेकिन अपसारी में दिमाग लगाना पड़ता है, और एक प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेके फसल के काटने तक, तो आप जवाब दे दोगे कि पहले हम मिट्टी की गुड़ाई करते हैं, फिर बीज लगाते हैं, अंकुरण होता है, फिर हम लोग खरपतवार को निकालते हैं, है ना, खरपतवार को निकालते हैं, फिर उसके बाद प्याज को जो है जब सूख जाता है तो निकाल के उसकी डंडी को तोड़ लेते हैं। तो ये तो एकदम रटा रटाया है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण के कम करने के कदम, तो अब आप इसमें कई जवाब दोगे कि ये कदम हो सकता है, ये कदम हो सकता है, ये कदम हो सकता है। तो ये कैसे क्वेश्चन है, ओपन एंडेड है, यानी अपसारी प्रश्न है। लेकिन हर जैसे पत्तियों का रंग हरा क्यों होता, तो आप कह दोगे कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। तो ये सब अभिसारी प्रश्न है, लेकिन ये जब एक प्रश्न के कई उत्तर मिले तो वो आपका अपसारी प्रश्न होता है। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र और अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन क्या होता है, तो हमेशा सबसे बेस्ट आकलन होता है क्या, तो आप सीधे कहोगे कि जितने भी विश्वसनीय आकलन युक्तियां होती हैं उनके माध्यम से ही हमको क्या करना चाहिए, हमें आकलन करना चाहिए। यानी जितने भी उत्तम आकलन है, जैसे रचनात्मक आकलन के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, तो हमें आकलन करना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये आज के आपके क्वेश्चंस हैं। आप लोग जितने भी हैं स्टूडेंट्स, वो ज़्यादातर पीवाईक्यू को लगाते चले, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन हमें पीवाईक्यू से ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।